तो चलिए फाइनली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने गुणसूत्र जीन के बारे में, गुणसूत्र जीन या क्रोमोसोम के बारे में बात किया था। उसी का कुछ टॉपिक, छोटा सा टॉपिक बच गया था, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। उसी पे क्लास से आज देखते हैं क्या होता है, नहीं होता, कैसे होता है। ये आज का जो क्लास है लिंक क्रोमोसोम है, गुणसूत्र पे है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए, ये जो हम लोग बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ये कोशिका, ये कोशिका, ये क्या है, एक प्रकार का कोशिका। इसी के अंदर मौजूद होता है केंद्रक। इसी के अंदर ये हम लोग बना, इसको बोलते हैं सेल, यानी कि कोशिका, सेल कोशिका। ये जो हो गया केंद्रक, ये हम लोग का है केंद्रक, ठीक। इसी के अंदर ये जो हो गया केंद्रक, इसी के अंदर एक तितली नुमा संरचना होता है। इसी के अंदर एक तितली नुमा संरचना होता है। इसी के अंदर एक तितली नुमा संरचना होता है। इसी के अंदर एक तितली नुमा संरचना होता है, तितली नुमा संरचना होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र। जिसे हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम, जिसे हम लोग बोलते हैं गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम, जिसे हम लोग बोलते हैं गुणसूत्र, जिसे हम लोग बोलते हैं गुणसूत्र या क्रोमोसोम। और इसी गुणसूत्र या क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होता है हमारा जीन। इसी क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र के अंदर मौजूद होता है हमारा जीन। क्या मौजूद होता है? जीन मौजूद होता है। तो हम लोग जब भी भोजन करते हैं तो भोजन से हमें प्राप्त होता है क्या चीज? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इत्यादि हम लोग को भोजन से प्राप्त होता है। तो मान लीजिए जब भी हम लोग भोजन करते हैं, जब भोजन करते हैं, भोजन से हम लोग को क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन। भोजन से हम लोग को प्राप्त होता है प्रोटीन। तो कैसे भोजन से हम लोग प्रोटीन प्राप्त होता है? जैसे कि मान लीजिए दूध, दही, घी, मांस, अंडा etc इत्यादि जब हम लोग भोजन करते हैं तो हम लोग को प्राप्त होता है क्या चीज? प्रोटीन। जब इस प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में होता है तो यह अमीनो अम्ल बदल जाता है। तो यह अमीनो अम्ल बदल जाता है। तो यह अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। और ये अमीनो अम्ल लगभग 20 प्रकार के होते हैं। लगभग 20 प्रकार के होते हैं। ये अमीनो अम्ल लगभग 20 प्रकार के होते हैं, जो कि अलग अलग भोज्य पदार्थ से हमारे कोशिका में प्राप्त होते हैं। यही अमीनो अम्ल हमारे कोशिका में होते हैं, ठीक। तो चलिए पहले यहाँ तक हम लोग को एक बार और अच्छा से आप लोगों को बता देते हैं। ये हो गया हमारा कोशिका, ये हो गया कोशिका। कोशिका के अंदर मौजूद है केंद्रक के अंदर एक तितलीनुमा संरचना देख रहे हैं, जिससे बोला जाता है गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम। इसी गुणसूत्र के अंदर मौजूद होता है जीन। इसी गुणसूत्र के अंदर मौजूद होता है हमारा जीन। अच्छी तरह से आप लोग समझिए। इसी गुणसूत्र या क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होता है जीन होता है। और जब भी हम लोग भोजन करते हैं, भोजन में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाए जाते हैं, ठीक। यहाँ तक हो गया। उसके बाद जब भी हम लोग प्रोटीन करते हैं तो प्रोटीन हमें क्या क्या चीज से प्राप्त होता है? जैसे कि हम लोग दूध, दही, घी, मांस, अंडा इत्यादि जब हम लोग खाते हैं, जिससे हम लोग को प्रोटीन प्राप्त होता है। और जब इसका पाचन हमारे शरीर में होता है, हमारे कोशिका में होता है, तो यह अमीनो अम्ल बदल जाता है। और यह अमीनो अम्ल लगभग 20 प्रकार के होते हैं, जो कि अलग अलग भोज्य पदार्थ के खाने से हमारे शरीर में प्राप्त होते हैं। यह अमीनो अम्ल लगभग 20 प्रकार के होते हैं, जो अलग अलग भोज्य पदार्थ से हम लोग खाते हैं, जैसे कि यह अमीनो अम्ल हमारे शरीर में प्राप्त होते हैं। उसके बाद ये जीन जो है आरएनए, ये जीन जो है आरएनए को निर्देश देता है। ये जीन जो है आरएनए को निर्देश देता है।
ये जो जीन है आरएनए को निर्देश देता है, और ये आरएनए भी कई प्रकार के होते हैं, आरएनए भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एमआरएनए, फिर होता है टीआरएनए, ठीक। एक होता है आरआरएनए। आरएनए कई प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए का पूरा नाम मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए का पूरा नाम ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए का पूरा नाम राइबोसोम आरएनए। ठीक हो गया, यहाँ तक हो गया। उसके बाद ये जीन जो निर्देश देता है आरएनए को कि तुम एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनो, ये जीन जो निर्देश देता है आरएनए को, ये तुम एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनो। तो इस प्रक्रिया के द्वारा जो एमिनो और हमारे उसका एमिनो एसिड, इस प्रक्रिया के द्वारा जो अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल जो इस प्रक्रिया के द्वारा हमारी कोशिकाएं प्राप्त होता है। तो फिर ये जीन जो है जो हमारे आरएनए को निर्देश देता है कि तुम एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाओ, तब जाके यही आरएनए है जो ये एमिनो एसिड यानी कच्चे माल की तरह से इसके साथ अभिक्रिया कर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाता है, एक विशेष प्रकार का ये एक जीन जो है आरएनए के निर्देशानुसार एक विशेष प्रकार का प्रोटीन, जीन जो है आरएनए के निर्देशानुसार एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाता है, बनाता है जो कि आनुवांशिक लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे में हम बताते हैं, जैसे किसी का बाल झड़ जाता है, नाखून, किसी का बाल झड़ जाता है, किसी नाखून, फिर आंख का रंग इत्यादि। चलिए एक बार और आपको इस सब के बारे में अच्छी तरह से रिवीजन करा देते हैं। चलिए पहले तो हम लोग बनाए क्या चीज, एक कोशिका के अंदर मौजूद होता है केंद्रक के अंदर मौजूद होता है गुणसूत्र जिसे क्रोमोसोम भी बोला जाता है। इसी गुणसूत्र के अंदर मौजूद होता है जीन, जब भी हम लोग भोजन करते हैं, उसके बाद जब भी हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन में तो जरूरी है, जो हम लोग जब भी भोजन कर रहे हैं तो मान लीजिए भोजन में तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन होता है, लेकिन सभी भोजन में तो प्रोटीन नहीं पाया जाता है। और भारत में देखिएगा अक्सर अधिकतम लोग हैं जो मतलब क्या खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, आलू खाते हैं, तो उसमें तो भाई कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिससे कि हम लोग ऊर्जा मिलता है, जिससे हम जीवित रहते हैं। लेकिन हमारे कोशिकाओं को अनुवांशिक लक्षण को सही ढंग से रखने के लिए एक प्रोटीन का भी तो आखिरकार जरूरी होता है। तो प्रोटीन हमें क्या क्या चीज खाने से प्राप्त होता है, तो प्रोटीन हमें दूध, दही, घी, मांस, अंडा इत्यादि खाने से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। जब इसका पाचन हमारे शरीर में होता है तो यह अमीनो अम्ल बदल जाता है। यह अमीनो अम्ल लगभग 20 प्रकार के होते हैं जो कि हमारे कोशिका में पाए जाते हैं, जो कि अमीनो अम्ल जिसे इंग्लिश में अमीनो एसिड बोला जाता है। यह 20 प्रकार के होते हैं जो कि हमारे कोशिका में पाए जाते हैं। उसके बाद ये जीन जो आरएनए को निर्देश देता है तुम एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाओ जिससे कि आनुवांशिक लक्षण के बारे में पता किया जा सके। ये जो जीन जो है निर्देश देता है आरएनए को, फिर ये आरएनए जो है इसी एमिनो एसिड के साथ अभिक्रिया कर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाता है। और इस प्रोटीन जो प्रोटीन बनता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रोटीन संश्लेषण। ये जो प्रोटीन बना, इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रोटीन संश्लेषण।
इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रोटीन संश्लेषण। इस प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं प्रोटीन संश्लेषण। और ये जो प्रोटीन बनता है ये हमारे अनुवांशिक लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे देखिए किसी का बाल झड़ने लगता है, किसी का नाखून टूटने लगता है, किसी का आंख का रंग धुंधला जैसे दिखने लगता है, किसी मतलब कोई सांप कमजोर हो जाता है या फिर कोई कुछ मोटा हो जाता है। तो इस सब का मुख्यतः क्या चीज है, इस सब का एक तरह से अनुवांशिक लक्षण के कारण ही होता है। लोग बोलता है तुम लोग अच्छा खाना खाओ, अच्छा से खाओ। कोई कमजोर रहेगा तो वो क्या बोलते हैं, तुम अच्छा से खाना खाओ, ये सब खाओ, फल फूल खाओ, जिससे कि तुम्हारा शरीर अच्छा रहेगा। तो भाई हम लोग जब भी खाना जो खाते हैं तो उसमें क्या वही ना प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन आखिरकार होगा जब ये जो आरएनए जो है अभिक्रिया किया एमिनो एसिड के साथ जीन के निर्देशानुसार, आरएनए ने जो अभिक्रिया किया जीन के साथ एमिनो एसिड के साथ, एमिनो एसिड हमें कहां से प्राप्त हुआ, ये हमें प्रोटीन है जब हम ये हमें भोजन से प्राप्त हुआ। जब हम अच्छे प्रकार के भोजन खाएंगे उसके बाद ही तो ये जीन जो है निर्देश देगा आरएनए को, तब उसी के बाद ही तो जीन है आरएनए को निर्देश देगा। तो फिर आरएनए हमारे वो उस भोजन वाले एमिनो एसिड से भी क्रिया का विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाएगा, जिससे कि हमारे बाल, नाखून, आंखों का रंग जैसा जिस तरह से जीन बोलेगा उस तरह से आरएनए अभिक्रिया कर उस प्रकार का प्रोटीन बनाएगा, जिससे कि हमारे बाल, नाखून, आंख का रंग इत्यादि सभी अच्छी तरह से काम करेगा। चलिए इसके बारे में हम लोगों ने अच्छी तरह से आप लोगों को बता दिए। इसको अच्छी तरह से आप लोग उतारिए। उसके बाद अगले टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। इसको अच्छा देखिए, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। तो चलिए आप लोगों ने यहाँ तक उतार लिया होगा। इसमें छोटा सा और एक चीज ऐड कर देते हैं जो कि आप जरूरी नहीं है लेकिन 12th के बाद वाले बच्चों के लिए जरूरी होता है, कंपटीशन के एग्जाम के लिए जरूरी होता है। बता देते हैं, लास्ट है। ये जो जीन है, ये जीन जो है ये आरएनए के साथ जो अभिक्रिया करता है, ये जीन जो आरएनए के साथ अभिक्रिया करता है, इस अभिक्रिया को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। इस अभिक्रिया को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इस प्रक्रिया को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। और जीन के निर्देशानुसार आरएनए एमिनो एसिड की मदद से जो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाया, इस अभिक्रिया को बोला जाता है ट्रांसलेशन। इस अभिक्रिया को बोला जाता है ट्रांसलेशन। इस अभिक्रिया को बोला जाता है ट्रांसलेशन। इस अभिक्रिया को बोला जाता है क्या, ट्रांसलेशन। कई लोगों को ट्रांसलेशन समझ में नहीं आता, ट्रांसक्रिप्शन समझ में नहीं आता। देख लीजिए, यही है ट्रांसक्रिप्शन, यही है ट्रांसलेशन। जीन जो आरएनए को निर्देश देता है कि तुम एक विशेष प्रकार का एमिनो अम्ल बनाओ, और ये तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जीन के निर्देशानुसार आरएनए एमिनो एसिड के साथ अभिक्रिया कर जिससे कि एक विशेष प्रोटीन को बनाता है, निर्माण करता है, उसे बोला जाता है ट्रांसलेशन। ये हो गया। इसके बाद हम लोगों ने एक और चीज आपको छोड़ दिया था बीच में, देख लीजिए वो क्या है। और ये है कि जो पहले तो कोशिका था, कोशिका अंदर केंद्र के अंदर जो गुणसूत्र कहाँ से आता है, ये गुणसूत्र हमारे माता पिता से आते हैं। गुणसूत्र कहाँ से आते हैं, हमारे माता पिता से आते हैं। ये हमारे गुणसूत्र कहाँ से आते हैं, माता पिता से आते हैं। ये गुणसूत्र हमारे कहाँ से, माता पिता से आते हैं। ये गुणसूत्र हमारे माता पिता से आते हैं। ये गुणसूत्र हमारे माता पिता से आते हैं। तो इस गुणसूत्र पिता से, तो इस गुणसूत्र पिता से, तो इस गुणसूत्र माता से हमारे कोशिका के अंदर आते हैं। चलिए यहाँ तक ने आप लोग उतार लिया, इसको भी उसमें ऐड कर लीजिए। उसके बाद अगले टॉपिक पर बात करते हैं। चलिए हो गया होगा यहाँ तक, इसको हम लोग मिटा करके फिर अगले टॉपिक पे बात करते हैं। चलिए ठीक है। चलिए वहां तक हो गया। अब हम लोग अगले टॉपिक बात करने वाले हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है कोशिका के बारे में। अगला भी टॉपिक है किसके बारे में, कोशिका के बारे में। कोशिका अगला टॉपिक है
कोशिका के बारे में। अगला टॉपिक है किसके बारे में? कोशिका के बारे में। अभी कोशिका भी होता है, दो प्रकार के होते हैं। कोशिका कैसे? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जननांग कोशिका और दूसरा होता है सोमैटिक कोशिका। फिर जननांग कोशिका क्या है, इसका क्या कार्य है? जननांग कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? उसका सोमैटिक कोशिका, सोमैटिक कोशिका क्या है? सोमैटिक कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहला होता है जननांग कोशिका। ये होते हैं जननांग कोशिका। ये होते हैं जननांग कोशिका, जिसे बोला जाता है सेक्सुअल ऑर्गन्स। सेक्सुअल ऑर्गन्स इसे बोला जाता है। और ये होते हैं सोमैटिक कोशिका। सोमैटिक कोशिका, एक हो गया जननांग कोशिका, एक हो गया सोमैटिक कोशिका। ये जननांग कोशिका को बोला जाता है, जननांग कोशिका को बोला जाता है जर्म कोशिका। जननांग कोशिका को बोला जाता है जर्म कोशिका। क्या? जर्म कोशिका। जननांग कोशिका को बोला जाता है जर्म कोशिका। उसके बाद सोमैटिक कोशिका कहाँ होता है? सोमैटिक कोशिका क्या है? सोमैटिक कोशिका, ये तो जननांग कोशिका बोला जाता है जर्म कोशिका, लेकिन सोमैटिक कोशिका कहाँ पाया जाता है? सोमैटिक कोशिका जननांग कोशिका के अतिरिक्त उसका सोमैटिक कोशिका जो है, सोमैटिक कोशिका जननांग कोशिका के अतिरिक्त ये जो सोमैटिक कोशिका है जननांग कोशिका के अतिरिक्त शरीर के सभी अंग में पाए जाते हैं। ठीक है। जननांग कोशिका, सोमैटिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या, इसमें गुणसूत्र की संख्या 46 होता है। इसमें गुणसूत्र का संख्या 46 होता है। ठीक, ये देख लीजिए, सोमैटिक कोशिका में गुणसूत्र का संख्या 46 होता है। ठीक, 46 होता है। उसके बाद 46 होता है, इसको अच्छी तरह से आप लोग देखिए, बताते हैं हम लोग। 46 होता है सोमैटिक कोशिका में। उसके बाद ये जो हम आपको बताए जननांग कोशिका के बारे में, ये जो जननांग कोशिका इसमें जो गुणसूत्र होता है, इस गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र का, ये जो गुणसूत्र है पुरुष में, पुरुष में 22 प्लस एक्स गुणसूत्र का निर्माण करता है। और दूसरा एक पुरुष, महिला में भी 22 प्लस एक्स गुणसूत्र का ही निर्माण करता है। ये जो गुणसूत्र है, ये क्या है? गुणसूत्र जर्म कोशिका के गुणसूत्र है। ये गुणसूत्र जो है पुरुष में भी 22 प्लस एक्स गुणसूत्र का निर्माण करता है, महिला में भी 22 प्लस एक्स गुणसूत्र का निर्माण करता है, और दोनों मिला के इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें तो 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन ये जो 46 गुणसूत्र होते हैं एक ही कोशिका के अंदर मौजूद है। यहाँ तो भाई एक गुणसूत्र से दो कोशिका में इतना हो जाए। एक अंडाणु में, एक हो गया पुरुष के अंडाणु, पुरुष के शुक्राणु, ये हो गया शुक्राणु। सबसे मेन पार्ट तो ये है शुक्राणु, ये हो गया शुक्राणु, पुरुष के शुक्राणु, ये हो गया महिला का अंडाणु। महिला के हमेशा रहेगा। महिला के अंडाणु में भी 22 प्लस एक्स गुणसूत्र ही पाए जाते हैं। बस पुरुष में हो सकता है 22 प्लस एक्स गुणसूत्र हो सकता है, या फिर 22 प्लस वाई गुणसूत्र पुरुष में हो सकता है। तो मेन पार्ट यहाँ पे ये है, जो ये तो गुणसूत्र है। गुणसूत्र के बाद जो शुक्राणु में जो 22 प्लस एक्स
एक्स गुणसूत्र का निर्माण करता है, महिला में भी 22 प्लस एक्स गुणसूत्र का निर्माण करता है। लेकिन जननांग कोशिका के लेकिन जो सोमैटिक कोशिका है इसमें जननांग के अतिरिक्त सभी शरीर के सभी अंग में पाई जाती है। ये जो जननांग कोशिका है, ये जो सोमैटिक कोशिका है, जननांग कोशिका के अतिरिक्त सभी शरीर के अंग में पाए जाते हैं। ये जो सभी ज्यादा लग गया ना, सभी जननांग कोशिका के अतिरिक्त सभी शरीर के अंग में पाए जाते हैं सोमैटिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, 46 होती है, जो कि हमारे हेयर सेल ऑर्गेन्स इत्यादि में 46 गुणसूत्र होते हैं। यानी मान लीजिए बस जननांग को छोड़ के, जननांग कोशिका को छोड़ के, यानी सेक्सुअल ऑर्गन जननांग कोशिका को छोड़ के बाकी बात हमारे शरीर के जो भी अंग है सब में ये जो है सोमैटिक कोशिका ही पाया जाता है, जिसमें कि 46 गुणसूत्र है। सिर्फ हमारे शुक्राणु, अगर पुरुष है तो शुक्राणु में ही बस 23 गुणसूत्र होते हैं, और बाकी बात महिला है तो फिर उसके अंडाणु में भी 23 गुणसूत्र है। बाकी बात शरीर के हर एक अंग में सोमैटिक कोशिका है, जिसमें कि 46 गुणसूत्र होते हैं। इसको आप लोग अच्छी तरह से उतार लीजिए, उसके बाद अगले पॉइंट हम लोग बात करते हैं। चलिए, आप लोगों ने इसको भी अच्छी तरह से उतार लिया। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं, उसके बाद अगले टॉपिक पे बात करते हैं। तो चलिए, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं कोशिका विभाजन के बारे में। अब अगला पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका विभाजन के बारे में। आखिरकार कोशिका विभाजन क्या है, किस प्रकार से कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? कोशिका विभाजन के बारे में। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेल डिवीजन। इसको ये बोला जाता है सेल डिवीजन, इसको बोला जाता है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन मुख्यतः हमारे शरीर में दो तरीके से होते हैं। कोशिका विभाजन दो तरीके से होते हैं। पहला होता है, कोशिका विभाजन दो तरीके से होते हैं, जिसमें कि पहला होता है, इधर दूसरा होता है। पहला होता है माइटोसिस। पहला होता है माइटोसिस। पहला होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। पहला होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस का अर्थ होता है, एक होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन और दूसरा होता है समसूत्री कोशिका विभाजन। तो माइटोसिस का अर्थ होता है समसूत्री कोशिका विभाजन, इसका अर्थ होता है समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन। माइटोसिस का अर्थ है, माइटोसिस को हिंदी में बोलते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन, और मियोसिस को हिंदी में बोलते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। मियोसिस को हिंदी में बोलते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, माइटोसिस को इंग्लिश में बोलते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन। और समसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होता है? इससे पहले हम लोग आपको बताए थे समसूत्री विभाजन कहाँ होता है। समसूत्री विभाजन होता है सोमैटिक कोशिका में होता है। सोमैटिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन कहाँ होता है? सोमैटिक कोशिका में होता है। सोमैटिक कोशिका में गुणसूत्र कितना होता है? सोमैटिक कोशिका में गुणसूत्र सोमैटिक कोशिका में गुणसूत्र, इसे पहले तुरंत बताए हैं हम लोग। सोमैटिक कोशिका में गुणसूत्र कितना होता है?
46। उसके बाद और सूत्री कोश का विभाजन, पहले तो हम लोग चलिए समसूत्री कोश के विभाजन को अच्छी तरह जानते हैं। समसूत्री विभाजन होता है क्या? समसूत्री कोश का विभाजन सोमैटिक कोशिका में होता है। सोमैटिक कोशिका में होता है जिसमें कि 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें कि 46 गुणसूत्र सोमैटिक। पहले समसूत्री कोश का विभाजन कहाँ होता है? तो सोमैटिक कोशिका में होता है जिसमें कि 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें जो 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र, इसमें कितना 46 गुणसूत्र जो होते हैं, 46 गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र होते हैं। और जब ये कोशिका का निर्माण करते हैं, जब ये कोशिका का निर्माण करते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन, जब ये सोमैटिक कोशिका समसूत्री कोशिका का विभाजन करते हैं तो इससे पहले ये अपना एक 2 फोटोकॉपी तैयार कर लेते हैं। इससे हम सूत्री कोशिका विभाजन सोमैटिक कोशिका जब समसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो यह समसूत्री कोशिका विभाजन के पहले अपना एक 2 फोटोकॉपी तैयार कर लेता है। 2 फोटोकॉपी तैयार कर लेता है, यानी कि 46 गुणित 2 अपना एक 2 फोटोकॉपी तैयार कर लेता है। इसी के जैसे एक और फोटोकॉपी तैयार कर लेता है, जिससे कि नया कोशिका बनता है। उसमें भी 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें कि 2 फोटोकॉपी भाई तैयार कर लिया था, यानी 46 गुणित 2 92 हो गया। तो इससे 92 गुणसूत्र हो गया। उसके बाद जो कोशिका का निर्माण हो गया, दोनों में 46 हो गया, इसलिए इसे समसूत्री कोशिका विभाजन बोला जाता है। ये हो गया। एक बार और समझा देते हैं कोशिका विभाजन। माइटोसिस, इंग्लिश में माइटोसिस, हिंदी में समसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होता है? सोमैटिक कोशिका में होता है, जिसमें कि गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। और जब भी सोमैटिक कोशिका का समसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो उससे पहले यह अपना एक 2 फोटोकॉपी तैयार कर लेता है। इसलिए 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणित 2 अपने जैसा ही एक और 2 फोटोकॉपी तैयार कर लेता है, जिससे कि नई कोशिका भी बनता है, जिससे कि 92 हो गया तो दोनों आधा आधा बढ़ जाता है। सोमैटिक कोशिका में इससे पहले हम वो बताए थे, तो 46 है तो 46 का 46 मतलब आधा आधा बढ़ जाता है, 92 हो गया तो दोनों आधा आधा बढ़ गया, 46 हो गया। उसके बाद अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होता है? जर्म कोशिका। इससे पहले हम लोग बताया था अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होता है? जर्म कोशिका में। जर्म कोशिका में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होते हैं? जर्म कोशिका में। कहाँ होता है? कहाँ? तो जर्म कोशिका में होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होता है? जर्म कोशिका में। जर्म कोशिका जर्म कोशिका विभाजन में भी कितना बताया था हम लोग? 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें भी 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन जब इससे 2 कोशिका का निर्माण होता है, जब इससे 2 कोशिका का निर्माण होता है तो जर्म कोशिका में इससे पहले हमको बताए थे, तो जर्म कोशिका मतलब आपस में बढ़ जाता है, जिसमें कि इसमें 46 गुणसूत्र हैं। तो इससे अगर नई कोशिका का निर्माण होगा, इसमें भी 23, और मान लीजिए पुरुष है तो जर्म कोशिका पहले इसके बारे में इससे पहले बता दिए थे। यहाँ पे महिला हो गई, पुरुष हो गया। इसमें भी अगर पुरुष है तो पुरुष में भी 23 शुक्राणु का निर्माण होगा, महिला है तो महिला में भी 23 अंडाणु का निर्माण होगा। कोशिका विभाजन 46 है, 46 गुणसूत्र है। जैसे कि अगर जर्म कोशिका है, जननांग कोशिका है, तो इससे अगर नई कोशिका का निर्माण होगा तो उसमें भी 23 गुणसूत्र पाया जाएगा। अगर पुरुष होगा तो उसमें 23 शुक्राणु पाया जाएगा, 23 शुक्राणु। अगर महिला होगा तो इसमें 23 अंडाणु पाया जाएगा। इसका कोशिका विभाजन होता है। इससे पहले हम लोगों ने जर्म कोशिका के बारे में जानेंगे तो इसमें कितने 46 गुणसूत्र होते हैं, जिससे कि नई कोशिका का निर्माण होता है। जैसे कि अगर पुरुष होगा तो पुरुष में भी 23 शुक्राणु, महिला होगा तो महिला में 23 अंडाणु। और मान लीजिए अगर दोनों महिला ही है तो दोनों में ही 23 अंडाणु पाया जाएगा, क्योंकि 46 है तो दोनों आधा आधा बढ़ जाता है। चलिए यहाँ तो हम लोग जाने कोशिका विभाजन के बारे में जान गए, फिर और इसको हम रिपीट कर देते हैं। तो पहला हो गया कोशिका विभाजन, इसको इंग्लिश बोला जाता है सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन मुख्य 2 तरीके से होते हैं। पहला हो गया माइटोसिस, दूसरा हो गया मियोसिस। पहला माइटोसिस, दूसरा मियोसिस। माइटोसिस को इंग्लिश में बोला जाता है समसूत्री कोशिका विभाजन। ये कहाँ होता है? ये सोमैटिक कोशिका में होता है। सोमैटिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 46 होता है। जब भी सोमैटिक कोशिका विभाजन होने वाला होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन होने वाला होता है, उससे पहले ये अपना एक 2 फोटोकॉपी तैयार कर लेता है, जिससे कि गुणसूत्र की संख्या 46 गुणित 2 हो जाता है। 2 फोटोकॉपी तैयार कर लेता है, जिससे कि नई कोशिका का निर्माण होता है, जिससे कि कोशिका विभाजन होता है,
जिससे भी कोशिका का विभाजन होता है, जैसे ही कोशिका का विभाजन होता है तो दोनों ही नई कोशिका का निर्माण, जिससे जिससे कोशिका का विभाजन होता है, जैसे कि नई नई कोशिका बनते हैं जिसमें भी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्योंकि सोमैटिक कोशिका, तो सोमैटिक कोशिका हम लोग आपको बताए थे इससे पहले वाले, जननांग के अलावा हमारे शरीर में हर जगह सोमैटिक कोशिका पाया जाता है। सोमैटिक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। तो फिर ये सोमैटिक कोशिका में 46 गुणसूत्र, तो उसके बाद जब इसका समसूत्री कोशिका होने वाला होता है तो उससे पहले ये जो है अपना एक फोटो को तैयार कर लेता है, जिससे कि नई कोशिका बनता है जिसमें भी 46 गुणसूत्र ही पाए जाते हैं। ये हो गया माइटोसिस के बारे में। दूसरा हो गया मियोसिस। मियोसिस यानी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन और सूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होता है? ये होता है जर्म कोशिका में। जर्म कोशिका में भी गुणसूत्र की संख्या 46 होता है, लेकिन 46 होता है पुरुष और महिला दोनों मिला के 46 गुणसूत्र कोशिका होता है जर्म कोशिका में। क्योंकि पुरुष में 23 गुणसूत्र होता है, जर्म कोशिका, महिला में भी 23 गुणसूत्र होता है, लेकिन दोनों मिला के 46 गुणसूत्र होता है जर्म कोशिका में। तो 46 गुणसूत्र पुरुष महिला दोनों मिला के हो गया। जब भी इसका अर्धसूत्री विभाजन होता है, हाफ नहीं, 1/2 जब इसका विभाजन होता है तो फिर ये पुरुष में भी जाके 23 शुक्राणु का निर्माण करे, महिला में भी जाके 23 अंडाणु का निर्माण करे। अगर दोनों महिला है तो फिर 23 अंडाणु का निर्माण करेगा, अगर पुरुष होगा तो 23 शुक्राणु का ही निर्माण करे। मतलब क्या है कि जर्म कोशिका, तो जर्म कोशिका वही 23 गुणसूत्र भी पाया जाता है। चलिए यहाँ वो अच्छा से समझा दिए आप लोग, अच्छा से लिखिए, समझिए, उतारिए। अगर कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम आ रहा है तो पूछिए, बेशक पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। बस ये रिवीजन का क्लास है, आप लोग अच्छी तरह से जो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे उनके लिए भी एकदम अच्छा है, जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए अच्छा है। पढ़िए, समझिए, उतारिए, लिखिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी क्वेश्चन खुले हम पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, आप लोगों ने यहाँ तक अच्छी तरह समझा, उतार लिया होगा। अब हम इसको मिटा के अगले टॉपिक पे बात करते हैं। पढ़िए, समझिए, कोई भी दिक्कत है कमेंट कीजिए। बाकी क्लास चल रहा है, ऐसे ही चलेगा। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पर नए होंगे तो इससे पहले वाले क्लास में जाके जरूर देख लीजिएगा सारा क्लास, कैसे कैसे कहाँ से क्लास शुरू हुआ है। चलिए हम लोग अगले टॉपिक पे बात करते हैं। अगले टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। अगले टॉपिक पे बात करते हैं। अगले टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक। अगले टॉपिक मान करते हैं। ये मान लीजिए ये हो गया फीमेल, ये हो गया फीमेल, ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल। आप लोग जानते होंगे जो मेल में भी 46 गुणसूत्र होता है, फीमेल में भी 46 गुणसूत्र होता है, लेकिन अब मेल में भी 46 गुणसूत्र होता है, फीमेल में भी 46 गुणसूत्र होता है, इसमें भी 46 गुणसूत्र होता है, इसमें भी 46 गुणसूत्र होता है। लेकिन मेन पॉइंट 46 गुणसूत्र होता है, लेकिन कैसे होता है वो हम लोग बताएंगे। पहले तो होता है दोनों में 44 गुणसूत्र हैं, दोनों में 44 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं हम लोग बताएंगे अभी। दोनों में तो मान लीजिए पहले 44 गुणसूत्र है। ये जो दोनों में समान गुणसूत्र होते हैं 44, इनको बोला जाता है ऑटोसोम। ये जो दोनों में समान गुणसूत्र होते हैं, इन्हें बोला जाता है ऑटोसोम। इन्हें क्या बोला जाता है? ऑटोसोम। इन्हें बोला जाता है ऑटोसोम। दोनों में जो 44 गुणसूत्र होते हैं, ये क्या है? गुणसूत्र। दोनों में 44 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसे बोला जाता है ऑटोसोम। तो आप लोग जानते हैं फीमेल में भी 46 गुणसूत्र होता है, मेल में भी 46 गुणसूत्र होता है, लेकिन फीमेल में 44 प्लस एक्स गुणसूत्र होता है, और मेल में 44 प्लस एक्स वाई गुणसूत्र होता है। इसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं लिंग निर्धारण। 44 दोनों में जो है गुणसूत्र, जैसे बोलते हैं ऑटोसोम, 44 प्लस एक्स और मेल में 44 प्लस एक्स वाई है, जिसे हम लोग बोलते हैं लिंग निर्धारण। इसी से लिंग का निर्धारण होता है, लिंग निर्धारण।
इसे हम लोग बोलते हैं लिंग निर्धारण। यहाँ तक हो गया। इस तरह से इसको देखिए। आइए हम लोग बात करते हैं। ये हो गया लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण जब इसका कोशिका विभाजन होता है, मियोसिस होता है। जब इसका कोशिका विभाजन होता है, जब इसका कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होता है यानी कि मियोसिस, MIOSI, मियोसिस। जब इसका मियोसिस यानी कोशिका विभाजन होता है, जब इसका कोशिका विभाजन होता है तो ये आपस में बढ़ जाते हैं। मियोसिस, अभी इससे पहले मियोसिस का अर्थ क्या है? जन्म कोशिका। जन्म कोशिका में क्या है? दोनों बढ़ जाते हैं। तो बढ़ जाते हैं तो भाई फीमेल है, तो फीमेल में बढ़ जाएगा, क्या होगा? 44 प्लस एक्स होगा। पहला 44 प्लस एक्स, फिर दूसरा भी क्या हो जाएगा? 22 प्लस एक्स। कहा कि 22 प्लस 44 है, एक्स एक्स 2x हो गया, 44 प्लस एक्स, क्योंकि मियोसिस हो रहा है, कोशिका विभाजन होता है। जर्म कोशिका, जर्म कोशिका हो गया। जिसको अगर बांटेंगे अलग अलग तो 22 प्लस एक्स हो जाएगा, दूसरा भी 22 प्लस एक्स हो गया। ठीक, उसके बाद ये हो गया पुरुष, ये हो गया पुरुष यानी मेल। तो मेल का इसका भी जो मियोसिस होता है, इसका भी जब मियोसिस होता है यानी कोशिका विभाजन, जब इसका भी मियोसिस यानी कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होता है जर्म कोशिका, तो ये भी आपस में बढ़ जाते हैं। आधा तक 50-50 होता है, 22 प्लस एक हो जाता है एक्स, और दूसरा हो जाता है 22 प्लस एक्स, दूसरा 22 प्लस वाई। और जब देखिए यहाँ तक हो गया, उसके बाद मान लीजिए ये, और इधर से भी आ गया ये। अब ये आ गया तो मान लीजिए इधर महिला का गया 22 प्लस एक्स अंडाणु ये हो गया, प्लस इधर से आ गया 22 प्लस पुरुष का भी आ गया 22 प्लस एक्स अंडाणु। तो जब दोनों आपस में मिलते हैं तब जाकर 22 प्लस एक्स जब दोनों आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण हो जाता है? तब एक लड़की का निर्माण होता है। तब एक लड़की जन्म लेती है, बेबी गर्ल लड़की जन्म लेती है। जब ये जन्म लेती है, लड़की जन्म लेती है, उसके बाद ये हो गया। और उसके बाद मान लीजिए फीमेल में तो 22 प्लस एक्स, दोनों में ही तो 22 प्लस ही होता है। अब मान लीजिए अगर ये वाला हो रहा है, अगर इधर से ये जा रहे हैं 22 प्लस एक्स, अगर इधर से पुरुष वाला आ रहा है, इधर से भी आ रहा है प्लस, और इधर से भी आ रहा है 22 प्लस वाई। अगर मेल का आ रहा है 22 प्लस वाई, तो इससे क्या है? 22 प्लस एक्स यानी 44 प्लस एक्स वाई, और यानी एक लड़के का जन्म होगा। लड़के का जन्म होगा, लड़के का जन्म होगा। चलिए, लड़के का जन्म हो गया। यहाँ तक हम लोगों को समझा दिए, लड़के का जन्म के बारे में बता दिए, लड़के के जन्म के बारे में बता दिए। जब इन दोनों का विभाजन होता है, चलिए यहाँ तक तो हम लोग बता दिए। लेकिन अभी जो भी बच्चे हमारी जो इस क्लास को देख रहे हैं, उनके मन में एक अलग ही तरह के विद्यार्थी होंगे, उनके मन में एक अलग ही सवाल होता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एक साथ दो बच्चे जन्म लेते हैं, एक लड़का एक लड़की साथ में जन्म लेते हैं। कभी कभार ऐसा सिचुएशन होता है कि दो लड़की एकदम सेम टू सेम समान जन्म लेते हैं, तो वो कैसे होता है? उसके लिए भाई टेंशन नहीं, उसका भी सोल्यूशन इसी वीडियो में है। पहले इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए, उतार लीजिए, उसके बारे में भी हम लोग बता देते हैं कैसे दो बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं, उसके बारे में भी हम इसी में बता देते हैं। चलिए इसको अच्छी तरह से पहले उतारिए, उसके बाद हम उसके बारे में बात करते हैं। अच्छी तरह से इसको उतारिए, समझिए। चलिए, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से उतार लिया होगा। अब हम इसको मिटा करके आपको जो टॉपिक है वो छोटा सा उसको भी क्लियर कर देते हैं। चलिए, तो अगला टॉपिक है आप लोगों का, जो एक साथ दो बच्चे जन्म लेते हैं वो कैसे, उसका भी क्लियर कर देते हैं हम लोग। तो आपको बता दें, जो महिलाएं होते हैं वो महीना में सिर्फ एक ही अंडाणु बनाती है। महिलाएं महीना में सिर्फ एक ही अंडाणु बनाती है। लेकिन कभी कभार महिलाएं हैं जो महीना में दो अंडाणु बनाते हैं। दो अंडाणु
2 अंडाणु महिलाएं महीना में कभी कभी बना लेते हैं। ऐसे तो महीने में महिलाएं एक ही अंडाणु बनाती है, लेकिन कभी कभी महिलाएं जो 2 अंडाणु बना लेते हैं। और उसके बाद शुक्राणु का तो कमी नहीं होता है। शुक्राणु, ये जो शुक्राणु स्पर्म होता है, शुक्राणु, इसका भी तो कमी नहीं होता है। इसका ये जो शुक्राणु इस प्रकार का होता है, इसका तो कमी नहीं होता है, इसका तो कमी नहीं होता है। शुक्राणु, शुक्राणु, शुक्राणु महिलाएं के जो अंडाणु है, जब आपस में दोनों जब मिलते हैं, अंडाणु और जब शुक्राणु आपस में जब मिलते हैं, तो 2 भ्रूण का निर्माण होता है। जब आपस में मिलते हैं तो 2 भ्रूण का निर्माण होता है। 2 भ्रूण, इसको बोला जाता है भ्रूण। 2 भ्रूण का निर्माण होता है। ऐसे 2 भ्रूण का निर्माण होता है। 2 भ्रूण का निर्माण होता है। लगा समझे? महिलाएं महीना में एक ही अंडाणु का निर्माण करती है, लेकिन कभी कभार ऐसे सिचुएशन में महिला महीने में 2 अंडाणु का निर्माण करते हैं, जिससे कि शुक्राणु आपस जैसे कि शुक्राणु निषेचित होता है, जिससे कि 2 भ्रूण का निर्माण होता है। जब ये 2 भ्रूण का निर्माण होता है, जिससे कि 2 बच्चे का जन्म होता है। जिससे कि 2 बच्चे का जन्म होता है। जिससे कि 2 बच्चे का 2 बच्चे का जन्म होता है। और इस प्रक्रिया को 2 बच्चे का जन्म होता है। और इस प्रक्रिया को बोला जाता है डाइजाइगोटिक। इस प्रक्रिया को बोला जाता है डाइजाइगोटिक। इस प्रक्रिया को बोला जाता है डाइजाइगोटिक, यानी कि जुड़वा। इस प्रक्रिया को डाइजाइगोटिक यानी कि जुड़वा। इस प्रक्रिया को बोला जाता है डाइजाइगोटिक यानी कि जुड़वा। अब मान लीजिए अगर ये पुरुष का X शुक्राणु हो गया और ये Y शुक्राणु हो गया, और महिला में तो क्या होता है, X ही होता है। महिला में अंडाणु कितना X ही होता है, और बस पुरुष में एक X होता है, XY होता है। जब ये दोनों आपस में बिगड़ जाते हैं तो डाइजाइगोटिक हो गया। ये भ्रूण के साथ जब 2 बच्चे का निर्माण होता है, जिसे बोलते हैं डाइजाइगोटिक यानी फिर जुड़वा के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। उसके बाद इसमें गुण जो होता है, 2 बच्चे का तो निर्माण एक साथ हो जाता है, लेकिन इसका गुण जो है 100% समान नहीं होता है। गुण 100% समान नहीं होता है। एक साथ 2 बच्चे का निर्माण तो हो रहा है इसमें, लेकिन दोनों का गुण समान नहीं होता है। दोनों का चेहरा अलग ही रहेगा, दोनों का मतलब मानसिक संतुलन अलग ही रहेगा, अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाएगी। उसके बाद मान लीजिए एक लड़का एक लड़की, अगर मान लीजिए पुरुष का अगर जा रहा है 22 प्लस x, और महिला में तो 22 प्लस x है ही। महिला में 22 प्लस x है ही। महिला में 22 प्लस x है ही। और अगर पुरुष का मान लीजिए जा रहा है, पुरुष का जा रहा है 22 प्लस x, महिला के भी जा रहा है 22 प्लस x, तो जिससे क्या चीज होगा, जिससे कि 44 प्लस x, जिससे कि एक लड़की का निर्माण हो गया। एक लड़की का निर्माण होता है, एक लड़की बनता है। दोनों प्रक्रिया साथ में होते हैं। तो मान लीजिए दूसरा